तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। तो सबसे पहले लिख लीजिए ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालेंगे। तो ग्रेटेस्ट टर्म जो है कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो ग्रेटेस्ट टर्म जब मान लीजिए कुछ भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो तो उसका ग्रेटेस्ट टर्म कोई पार्टिकुलरली निकालना। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अगर निकालना होगा तब तो वो अच्छा आप लोगों को ये भी तो लगता है नहीं बताया है ना। मिडिल टर्म बताए हैं आप लोगों को निकालना कि नहीं बताए हैं। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। चलिए लगता है नहीं बताएं। पहले तब मिडिल टर्म देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद ग्रेटेस्ट टर्म बता देते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, सॉरी मिडिल टर्म कैसे। तो मिडिल टर्म पहले लिख लीजिए कि मिडिल टर्म कैसे होगा। मिडिल टर्म लिख लीजिए, ठीक है, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो मिडिल टर्म देखिए, अगर ए टू द ए बी पावर एन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे n+1। तो अब देखिए इफ n इज इवन, n अगर इवन है तो n+1 क्या हो जाएगा। n+1 इफ n इवन देन यहाँ पर लिख कर लीजिए n+1 इज ऑड हो गया। तो इसका मतलब अगर n इवन है देन n+1 इज ऑड। देन हम लिख सकते हैं देन मिडिल टर्म या देयरफॉर मिडिल टर्म क्या हो जाएगा। तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, वो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा। तो वो मिडिल टर्म आपका, आप देख लीजिए, अगर नंबर ऑफ टर्म होता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो मिडिल टर्म एक ही होता है। तो 5 था तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको 4 दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे 4/2 + 1, तो इसको हम n/2 + 1 इस तरह से निकालेंगे मिडिल टर्म। जब भी n इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होंगे तो उसका मिडिल टर्म एक ही होगा। उसको कैसे निकालेंगे तो n/2 + 1 करके निकालेंगे। दूसरी बात, अगर क्या हो इफ n इज ऑड, अगर n ऑड आ जाए, n ऑड आएगा तो n+1 क्या होगा, तब n देन n+1 इज इवन हो गया। तो देयरफॉर मिडिल टर्म क्या हो जाएगा अब। तो मिडिल टर्म हो जाएगा n, इसमें दो मिडिल टर्म आएंगे क्योंकि आप अगर देख लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, तो दो इधर जाएगा दो इधर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए ये 5 है तो एक बार तीसरा टर्म आएगा एक चौथा टर्म आएगा, तो वो कैसे आएगा। तो 5 + 1/2 और 5 + 3/2, एक बार होगा n+1/2, एक बार n+3/2। तो इस दो फार्मूला से हम मिडिल टर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो ये दो फार्मूला हो गया। अब हम इस पे क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर आप लोग बताइए। जैसे अगर हम पिछला पेज दिखाइए ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, इससे पिछले वाला, हाँ ये देख लीजिए। तो मिडिल टर्म आज शुरू किया है तो देख लीजिए मिडिल टर्म क्या होगा। सर ग्रेटेस्ट टर्म वाला पेज। नहीं वो अभी बताएंगे, वो तो अभी छोड़ दिए क्योंकि पहले मिडिल टर्म छूट गया था, वो इसके ठीक है बाद सर, इसके बाद हो गया बताएंगे। सर। चलिए ठीक है। तो देख लीजिए रोहित, आप अभी ज्वाइन किए हैं तो आज यहीं से शुरू किए हैं मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो n a + b होल पावर n में नंबर ऑफ टर्म n+1 होगा। अगर n इवन है तो n+1 ऑड होगा।
तो मिडिल टर्म यहाँ पे छूट गया ना, मिडिल टर्म तो लिखे ही नहीं, तो मिडिल टर्म यहाँ लिख लीजिएगा, n/2 + 1 हो गया। अगर उसके बाद n अगर ऑड है, द नंबर ऑफ n + 1 क्या होगा, इवन, तो 2 मिडिल टर्म होंगे, n + 1/2, n + 3/2। तो ये बता दिए। अब इस पे अगर हम क्वेश्चन दें कि फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ x² + 2/x पावर 20, बताइए इसका मिडिल टर्म क्या होगा। तो विवेक आपका आंसर आ गया है, लेकिन देख लेते हैं क्या आपका आंसर, क्योंकि अपने मन से दिए हैं तो और भी सबको बनाए दीजिए, सही है या गलत देख लेते हैं। तो प्रतीक आपका आंसर है सबका तो एक ही आ रहा है, सही है, कनिष्क सबका सही है। तब तो विवेक, प्रतीक, विशाखा, कनिष्क, अब सबका आंसर सही है, तो यही आंसर होगा। श्लोका आपका अलग क्यों आ रहा है सबसे? उसके बाद यश प्रीति आपका तो सही है, यही है, ये सबका यही आ रहा है। तो इसका भी वही काम करना था कि आप क्या कीजिए, पहले तो देख ही रहे हैं कि मिडिल टर्म क्या होगा। अगर हम मिडिल टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा 20/2 + 1, तो ये 11th टर्म आ रहा है, तो t 11 निकालना है, तो ये हो जाएगा 20c10 x² का पावर 10 होगा और 2/x का पावर भी 10 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 20c10 x⁻10 तो यही आंसर है। देखिए तो सबको आ गया सही समझ में? श्लोका आप समझे? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो आपका जो है यही आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद तो फिर आप लोग समझ ही जाएंगे। फाइंड मिडिल टर्म ऑफ
x माइनस 1/x² पावर 50। इसका बताइए मिडिल टर्म क्या होगा। चलिए थोड़ा सा एक कॉल आ गया था तो इसीलिए जो है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो 15 प्लस 1/2 आएगा, एक 15 प्लस 3/2 आएगा। तो ये एक 8 हो गया, एक 9 हो गया। तो आपको T8 निकालना है। तो ये हो जाएगा 15C7, x का पावर हो जाएगा 8 और माइनस 1/x² का पावर होगा 7। इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस, तो 1 मिनट, ठीक है कनिष्ठ देख लीजिए, अब जो आएगा वही होगा। तो ये हो जाएगा 15C और ये हो जाएगा x का पावर 14 होगा है ना, तो यहाँ पे x पावर -6 कर देंगे। तो ये आप सब भेजे ही हैं, यही है। और फिर T9 निकाल लेंगे। तो T9 हो जाएगा, तो T9 हो जाएगा आपका 15C8। तो 15C8 उसके बाद x है तो x पावर 8 हो गया, x पावर तब 7 हो जाएगा और -1 x पावर 8 हो जाएगा। तो ये तो प्लस में आ जाएगा। तो 15C8 x पावर 7 इंटू 1/x पावर 16। तो 15C7 इंटू x पावर -9। तो यही जो आंसर है जो सबका आया भी है। तो इस तरह से हम लोग मिडिल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए सबको आ गया होगा समझ में, मिडिल टर्म और कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं ग्रेटेस्ट टर्म। तो अब देखिए ग्रेटेस्ट टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ग्रेटेस्ट टर्म का क्या होगा फॉर्मूला, पहले तो वो देख लीजिए। ग्रेटेस्ट टर्म, तो उसका जो फॉर्मूला है कि आप TR+1 डिवाइडेड बाई TR ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए जब भी ग्रेटेस्ट टर्म आपको निकालना है। तो आप ये देख ही रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ने जाती है बाइनोमियल में, अगर देखेंगे है ना, NC0, NC1, NC2, NC3 ऐसे ऐसे वैल्यू पहले बढ़ती है और मिडिल टर्म के बाद फिर वैल्यू घटने लगती है, ठीक है ना। इसीलिए जहाँ से मतलब ये कम होने लगा तो वही टर्म क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है TR+, ये याद रखिएगा, TR+1 डिवाइडेड बाई TR ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इससे जो R की वैल्यू निकलेगी वही होगा आपका ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा। तो इसको अगर सॉल्व करें, मान लेते हैं कि अब यहाँ पर हम मान लें कि ये हो जाएगा a+b पावर n के लिए। तो इसको अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, NCR a टू द पावर r a टू द पावर n माइनस r। तो यहाँ पर लिख लीजिए a टू द पावर n माइनस r और b टू द पावर क्या होगा r डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा देखिए कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए काम करते हैं, थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, NCR a टू द पावर हो जाएगा n माइनस r b टू द पावर r और यहाँ पे हो जाएगा NC, यहाँ पे एक कम होगा तो r-1, उसके बाद क्या हो जाएगा a टू द पावर, क्योंकि यहाँ पर हम TR निकालेंगे
तो टी आर कितना हो जाएगा, तो टी आर को लिख दीजिए टी आर माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा एन सी आर माइनस वन। उसके बाद ए टू द पावर क्या हो जाएगा, तो एन माइनस आर प्लस वन बी टू द पावर आर माइनस वन, यही हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख देना है, एन माइनस आर प्लस वन और बी टू द पावर आर माइनस वन। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो आएगा वहाँ से हम बता देंगे कि क्या होगा गेटेस्ट टर्म। तो फॉर्मूला यही है। तो एक तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, तो पहले फिर इसके बाद लेकिन एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला है अगर आप वो भी याद रख सकें तो वहाँ से भी दो मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। एक तो इधर से निकाल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, इसको पहले समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालिए, ये फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, जीटी मतलब ग्रेटेस्ट टर्म कर देते हैं, ऑफ 2 + 3x होल टू द पावर 9। मान लीजिए इसका हमको निकालना है। इसका कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिख लीजिए वही चीज़ कि टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या आ गया था, एन सी आर, तो एन सी आर डिवाइडेड बाय एन सी आर माइनस वन। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला कितने, हाँ बोलिए सर, टी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय टी और ग्रेटर देन इक्वल टू वन। टी आर है, देखिए आर छूट आर यहाँ से डिलीट, हाँ टी आर, ठीक है। तो सर ये कैसे ये क्यों लिखे हैं, ये कैसे? अच्छा, हाँ यही तो मेन है, समझना है आपको ये क्यों लिखे हैं। चलिए तो उसी को देख लेते हैं। एक्चुअली देखिए हम जब फॉर्मूला लिखते हैं ना, C0 C1 x C2 x स्क्वायर, तो देखिए जैसे a + b का होल स्क्वायर लिखे थे, इसमें क्या देख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर अगर a + b का होल क्यूब देखे थे, तो a क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हम देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये देखिए बढ़ा यहाँ तक, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म इवन था तो दोनों सेम हो गया, फिर वैल्यू कम हो गई कोएफिशिएंट अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 1 है। तो ऐसे ही होता है हर एक बाइनोमियल में। अगर हम 4 का पावर लिखेंगे, a + b का पावर 4 लिखेंगे, तो क्या क्या कोएफिशिएंट होता है, 1 4 फिर 6 आता है, ठीक है, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा। तो देखिए यहाँ तक बढ़ा फिर डिक्रीज करने लगा। तो यही तो ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो ये कैसे हम लिखेंगे, तो जब जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इसको, तब तक सही है जब तक टी आर प्लस वन मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो बड़ा हो पहले वाले टर्म से। जहाँ पर ये फॉल्स होगा तो वहीं पे मतलब जहाँ तक वो जाएगा वहीं पर उसका ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा। क्या अब समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं समझे? सर तो ग्रेटेस्ट टर्म सिर्फ NCR पे ही डिपेंड करेगा? नहीं, एक्स ए बी पे भी तो डिपेंड करेगा। कोएफिशिएंट होगा तो कोएफिशिएंट तो केवल NCR पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे टर्म की बात कर रहा हूँ। तो टर्म जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा, तो टर्म आपका ए और बी पे भी डिपेंड करेगा। क्या समझे गणेश कि नहीं समझे? यस। चलिए तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए एग्जांपल जो हम दिए हैं वो कैसे बनेगा। जैसे इसको मैंने दिया है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। वैसे एक ये मेथड है, एक और हम बोले ही हैं, एक और भी मेथड है, वो आपका डायरेक्ट है। इसमें तो ये किए हैं, वैसे वो भी इसी मेथड से आता है, इसलिए बेसिक यही है, इसको याद रखिएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें इसी मेथड से बनेंगे। और अगर कुछ दिया हुआ हो तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड क्या है कि एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या याद रखना पड़ेगा वो देख लीजिए। फार्मूला में है कि सबसे पहले आपको एक टर्म निकालेंगे, मान लेते हैं m, उसको तो वो कैलकुलेट कर लीजिए। ये किसके लिए होता है कि पहले मान लेते हैं x पावर n, इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और जब 1 + x होल पावर n में कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ से पहले mod x
क्योंकि x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फिर ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय मॉड x प्लस 1। तो इससे हम पहले m निकाल लेंगे कि m क्या आ रहा है। ठीक है, ये भी जो बोलेंगे कहाँ से आया, तो ये भी इसी फॉर्मूला से आया है। ठीक है ना, इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो वही आ जाता है। तो आप अगर उतना ना करें, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको उतना तो कुछ करना नहीं है। तो आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखिए। x क्या है तो वो भी देख रहे हैं, n क्या है वो भी देख रहे हैं। अब इस फॉर्मूला से आप क्या करेंगे, m निकाल लेंगे। उसके बाद है फर्स्ट कंडीशन कि इफ m इज इंटीजर, m इज इंटीजर, m अगर इंटीजर आ जाए, अगर m इंटीजर आ जाएगा देन tm एंड tm+1 दो टर्म आएगा। बोले ही थे दो टर्म, दो कभी कभी क्या होगा जब नंबर ऑफ टर्म क्या होगा इवन होगा तो दो आ जाएगा मिडिल टर्म। तो उसमें tm और tm+1 दोनों ही ग्रेटेस्ट होगा। tm एंड tm+1 बोथ आर ग्रेटेस्ट, बोथ आर ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। तो बोथ आर ग्रेटेस्ट। और दूसरा क्या हो सकता है, तो सेकेंड हो सकता है कि इफ m इज नॉट इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर m+1 निकालिएगा। ठीक है, 1 ये सब नीचे में ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, वैसे tr+1 है ना, वैसे वो निकालेंगे और वही ग्रेटेस्ट होगा, इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तब यही ग्रेटेस्ट हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले क्वेश्चन तो इस फॉर्म में रहेगा नहीं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1+f/n में कन्वर्ट कर लेना है। वहाँ से ये m निकाल लेना है। अगर m इंटीजर आ गया तो tm और tm+1 दोनों इक्वल होगा और वही ग्रेटेस्ट होगा। m इंटीजर नहीं है तो t ग्रेटेस्ट इंटीजर m+1 निकालेंगे, वो ग्रेटेस्ट होगा। तो एक तो ये हो गया कि आप ये आएगा उसी फॉर्मूला से। या नहीं तो आप अगर मान लीजिए कम सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सही है, नहीं तो आप tr+1 डिवाइड बाई tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, यहाँ से आप देखिए इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे ये था ना NCR डिवाइड बाई NCR-1 AN-R, ये सब था। इसको देखिए अगर सॉल्व करें, अगर इसको हम 1 लिख लें, देखिए इसको हम और भी सॉल्व कर सकते थे। क्या कर सकते थे, तो आपको मालूम है, एक मिनट, कि यहाँ पे ये फॉर्मूला बताए थे NCR डिवाइडेड बाय NCR-1। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n-r+1/r, यही था। तो वहाँ पे हम जो आया था टर्म उसको क्या लिख सकते हैं, अब फ्रॉम 1 अगर कर दे, इसको आप लोग लिख लीजिए, फ्रॉम अगर हम 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, ये n-r+1 डिवाइडेड बाय r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब b/a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही ना था, b/a ही तो होगा, देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर में b ज़्यादा है नीचे में a ज़्यादा है, सही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से जो है इस फॉर्मूला से भी आप r यहाँ से निकाल कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिखते, इसको भी याद रख सकते, अगर डायरेक्ट यही याद रहे तो भी चलेगा। ठीक है, तो सर tr+1 होगा ना ग्रेटेस्ट टर्म? tr+, हाँ tr+1 ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो tr+1 है तो वहाँ के लिए क्या होगा, r होगा, इसीलिए r बोले निकाल लीजिए। ठीक है, यस सर, पिछला पेज दिखाइए। हाँ एक मिनट, हाँ ये लिख लीजिए, हाँ इसको भी लिख लीजिए। 2 रूल है, दोनों से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। इसको सर लिख लिए? हाँ लिख लीजिए। इससे पहले क्या, हाँ सर। इससे पहले तो हमने बोला था ये क्वेश्चन था, हाँ यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म बोले थे, इसलिए यहाँ से भी निकाल सकते। यस हो गया सब, या लिखना है? लिखना है। चलिए सर इसको एक बार और बता दीजिए ना पूरा। हाँ, हम यही बोले कि अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूला से भी आप इससे निकाल सकते हैं, tr+1 डिवाइड बाई tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये
क्यों ले रहे हैं, ये समझ में आ रहा है स्लो का? नो सर। हाँ, तो इसमें हम वही बता रहे हैं इसके लिए कि आप जब देखिए बाइनोमियल का फॉर्मूला लिखे, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्यूब लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, तो आप क्या देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम ए 5 भी लिख, तो उसका कोफिशिएंट अगर कर लिखें, तो इसमें क्या देखेंगे, 1 आया था, 5, फिर 10 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यही दोनों तो ग्रेटेस्ट है, मतलब नंबर ऑफ टर्म इवन है तो दोनों तो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से बढ़ते बढ़ते आप मिडिल टर्म तक जाएंगे, जहाँ मतलब वहाँ तक जाएंगे, यहाँ तो मिडिल टर्म है लेकिन क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट है, लेकिन वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक टी आर प्लस 1 बड़ा हो और टी आर छोटा हो। जब ये उल्टा हो जाएगा तो वहाँ आपका नहीं जाना है। इसीलिए जब तक ये कंडीशन टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन टी आर होल्ड कर रहा है तब तक जो है आपका गेट टू तक, मतलब तो इसका मतलब ग्रेटर देन, तो उस कंडीशन से जो इसका आर का मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही उसका ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। तो एग्जांपल देते हैं तब समझेंगे। और अभी तो ये प्रोसेस याद रखिए। जब मैं इसी को सॉल्व किया हूँ, देख लीजिए यहाँ पर जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो यहीं से जो है आपका आर की वैल्यू निकालेंगे तो उस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो हाँ ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको तब मॉड में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो वो जो हम बताए हैं शॉर्टकट प्रोसेस वो यहीं से आ जाएगा, और यहीं से आर निकालेंगे। तो क्या समझे? हाँ सर। हाँ, क्योंकि अब बी बाई ए को अगर हम एक्स ले लें तो आ जाएगा वहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन जब बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो अभी जो हमें क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन बता के दिखा दें कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2 + 3x होल टू द पावर 9। तो हम अगर फर्स्ट प्रोसेस से देखें तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 पावर 9 को बाहर कर लीजिए तो 1 + 3/2x होल टू द पावर 9। अब ये तो देखिए कुछ इफेक्ट करेगा नहीं, तो बस इसका हमको ग्रेटेस्ट निकालना है। किसका निकालना है, तो 1 + 3/2x पावर 9। अब इसका ग्रेटेस्ट हमको निकालना है, तो जो आएगा उसमें 2 पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही करना है। तो इसका ग्रेटेस्ट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर हम इस सबसे पहला जो रूल था कि टी आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इससे हम सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया था, तो आ गया था n माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर, बी बाई ए था, बी बाई ए और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसको हम मॉड में रखेंगे। तो अब यहाँ पे n क्या है, तो 9 है, r तो r ही रहेगा, 1 1 रखिए, फिर r r, और b बाई ए तो आपका हो गया ये 3/2x, ठीक है, 3/2x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू भी गिवन होगा, इसमें हम नहीं दिया था, यहाँ पर x की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो x की वैल्यू अगर हम 3/2 ले लें, ठीक है, x की वैल्यू हम क्या ले लें, 3/2 ले लें, क्योंकि क्वेश्चन में हमने x तो नहीं दिया था, तो फिर क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं थे, तो x की वैल्यू 3/2 ले लें। तो x की वैल्यू अगर 3/2 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको इतना तक लिख लीजिए पहले, फिर आ जाते हैं इधर। तो ये हो जाएगा 10 माइनस r बाई आर, ये हो गया 10 माइनस r बाई आर इंटू 3/2 और फिर 3/2, तो ये हो जाएगा 9/4, ये हो गया। उसके बाद कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 90 माइनस 9r ग्रेटर देन इक्वल टू 4r, तो यहाँ से 90 ग्रेटर देन ये हो गया 13r, तो 13r लेस देन इक्वल टू 90, तो यहाँ से r हो गया लेस देन इक्वल टू 90/13, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू 6 12/13। इसका मतलब क्या, r इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 6, तो इसका मतलब T6 + 1 ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो T6 + 1 निकालेंगे, वहाँ से जो आएगा वही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो इसका T6 + 1 निकाल लेते हैं। अब हमको किसका चाहिए, यहाँ तक समझे आप लोग कि नहीं समझे, सो बताइए।
किन्हीं को प्रॉब्लम है कुछ? सर x का वैल्यू 3/2 ही क्यों पुट किया? ये क्वेश्चन में रहता है कि इसी वैल्यू के लिए निकालना है, ठीक है। आपको दे देगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन व्हेन x इक्वल टू 3/2। ठीक है कनिष्क? यस सर। अब देखिए, तो यहाँ तक आप लोग समझ। अब हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है। तो क्या करेंगे, हम t6 + 1 निकाल लेंगे। किसका? तो 1 + 3/2 x का पावर 9 का। तो t6 + 1 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 9c6, 1 तो है ही, फिर 3/2 x, इसका पावर कितना हो जाएगा, तो 3। तो यहाँ से हो गया 9c6, ये तो कितना हो गया, 9/4 का क्यूब। बस यही, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगी। तो यही आपका, हाँ इसमें एक चीज़ और मिस्टेक हुआ ना, ये तो आया इसका, लेकिन हमको करना क्या था, हमको तो इसमें तो ग्रेटेस्ट टर्म यहाँ पर लिख देंगे हम। तो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा, तो 2 पावर 9 भी था, 2 पावर 9 इंटू 9c6 9/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यही आपका आंसर है। ये तो हो गया इस तरह से। और हम डायरेक्ट अगर मेथड से लगाएं तब भी देखिए वहीं से आएगा। वहाँ क्या करते, हम m निकालते। तो m का फॉर्मूला था mod x n+1 डिवाइडेड बाय mod x +1। तो mod x कितना हो जाएगा, तो mod x का मतलब हो गया, x का मतलब अब याद रखिएगा 1 + 3/2x है। तो कोई कोई समझते हैं x का मतलब ये नहीं, x का मतलब ये पूरे टर्म की बात कर रहा है, क्योंकि हमने किसके लिए निकाला था, 1 + x का n का। तो x मतलब यहाँ पर जो भी टर्म है सारे ले लेना है। तो इसका मतलब x 3/2 है, 3/2 पुट करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, और ये तो 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 9/4 + 1, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो गया, तो ये आ जाएगा आपका, देख लीजिए 5 कटेगा 13 और 13 हो जाएगा, तो 90/13 आ रहा है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए यहाँ से, एक मिनट देखिए क्या मैसेज भेजे। चलिए ठीक है, एक बार फिर बता देते हैं। तो कहने का मतलब हो गया, यहाँ भी वही आ रहा है 6 1/13, और ये आपका इंटीजर नहीं है, तो आपको क्या निकालना है, वही इंटीजर वैल्यू ऑफ m + 1, तो वही ना हो गया t6 + 1, तो फिर तो वही निकालना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा जल्दी बना, कैलकुलेशन कम करना पड़ा, इधर जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। तो सब्जेक्टिव के लिए ये मेथड है। तो इसको थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए कि हमको इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालना था जब x 3/2 है। तो इसका पहला जो फार्मूला है वो क्या है, tr+1 डिवाइडेड बाई tr ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व किए तो ये फार्मूला आ गया था, इसमें सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। देखिए, तो यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है, अगर है तो बता दीजिए। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके r निकाल लिए तो r की वैल्यू 6 आ गया, तो वहाँ से t6 + 1 कैलकुलेट कर। तो क्या विवेक समझे या नहीं समझे? पहला पेज थोड़ा बता दीजिए। पहला पेज मतलब यही ना, ये फॉर्मूला जो लिखे हैं n-r। अच्छा ये जो हम लिखे हैं ये बोल रहे हैं, कैसे लिखे? यस सर। अच्छा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो मेरा आया था, एक मिनट हम यहाँ आ जाते हैं। देखिए यहाँ तक तो लिख लीजिए पहले, tr+1 ग्रेटर देन 1 हमने a + b होल पावर n के लिए। तो इसका फॉर्मूला tr+1 में क्या होगा, ncr a n - r br, ncr - 1 a n - r + 1 br - 1। यहाँ तक समझे आप विवेक? यस सर, यस समझिए। हाँ, तो अब इसी को 1 को अब ncr/ncr - 1 इसका फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में बताया था। तो इसका याद है या अभी भी प्रूफ करके बता दें? इस फॉर्मूला याद है अभी या बता दें प्रूफ करके? यस सर, याद आ गया। हाँ, तो इसको रख दिए, उसके बाद तो ये b/a आ गया, तो आगे क्या समझे आप? यस सर। चलिए,
तो अब जो है सर m वाला थोड़ा पेज दिखेंगे जो m हाँ वाला हाँ मेथड। हाँ, ये देख लीजिए, एम वाला मेथड से भी देख लीजिए। और भी किन्हीं को लग रहा है प्रॉब्लम तो बता दीजिए। हाँ सर हो। और भी कोई को भी कहीं पे प्रॉब्लम है? सर हाँ बोलिए। सर इसके पहले वाला जो पेज था हम्म, वो एक बार दिखाइएगा सर। हाँ ये वाला ना। हाँ सर, सर वहाँ पे पावर 3 क्यों हुआ है सर? पावर तो 6 होना चाहिए था ना। अच्छा हाँ, देखिए हम यहाँ पर आप लोग नहीं ध्यान दिए, सही बोले, ये पावर तो 6 होगा, हम तो ए का पावर लिख दिए, यहाँ पे 6 होगा क्योंकि आर होता है ना, ये पावर 6 होगा। चलिए ठीक, और भी किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है? देखिए ऐसा कुछ हो जाए तो बता दीजिए। क्योंकि हमको लगता है या तो तब सब लिखते नहीं हैं, हम समझ जाएंगे, बृहस्पति लिख रही हैं तो उनको पकड़ में आ रहा है, तो लिखा कीजिए चीज़ें, और यही सब चीज़ें याद रहेगी आपको, कहने का मतलब ये है, इस कारण से फॉर्मूला याद रहेगा। तो ध्यान से अगर देखते हैं तो चीज़ें याद रहती है, और वही हमको रखना है। इसलिए लिखिए, पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना। खूब लिखिए, जितना नहीं पढ़ने का मन करे खूब लिखिए ही, और लिखने से ही हो जाता है। कभी रीडिंग मत मांगिएगा, रीडिंग करने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, समझ में आ ही जाता है, लेकिन आएगा कुछ नहीं, याद नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमको तो दिमाग में स्टोर करना है, स्टोर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखिए सब। चलिए तो अब हम क्वेश्चन देते हैं, अब आप लोग बनाइए कि फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म of binomial expansion 2 minus 3x, ठीक है, 2 minus 3x का पावर 11 when x equal to 1/3। तो अपने मन से दिए हैं, आप लोग निकालिए, देखते हैं अगर सबका आंसर सही होगा तो सही आंसर भेजते जाइएगा, अगर सबका आंसर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो हम फिर बनाएंगे तो बताएंगे सही आंसर क्या है। तो इसको सॉल्व करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हमको क्या करना है, पहले तो 2 पावर 11 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, तो होगा 1 माइनस 3/2 x पावर 11। अब यहाँ से देखिए अगर हम m निकाल लें, क्योंकि हम इजी मेथड ही करते हैं, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही होता है, तो इसका फॉर्मूला हो गया x, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स है 1/3, तो ये मॉड माइनस है उसको हटा ही दिए हैं, इंटू n+1, तो 12 कर देंगे डिवाइडेड बाय मॉड x + 1, तो इसको 3 कैंसिल कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा +1, तो यहाँ से ये तो 6 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये 2 जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक देख लीजिए तो 4 आया है। तो m = 4 आया था क्या प्रतीक, यही आया है ना? चलिए ठीक, यस प्रीति, हाँ हाँ चलिए ठीक, हाँ सर। हाँ हाँ m4 आ गया। अब क्या करना है आपको, तो इसका मतलब इंटीजर आ गया तो 2 टर्म, दो टर्म आएगा, दोनों ही ग्रेटेस्ट होगा,
तो हमको पहले क्या निकालना है, T4 प्लस 1 निकालिए, क्योंकि एक पहले T4 ही निकालते हैं, T4 निकालिए और T4 प्लस 1, क्योंकि TM और तो T4 का मतलब हो गया T3 प्लस 1। अब T3 प्लस 1, तो इसका मतलब यहाँ पे जो था गिवन, ये क्या था 2, मतलब ये था ना 1 माइनस 3/2x, तो 1 माइनस 3/2x इसका पावर 11 है। तो इसको हम अगर निकालेंगे तो 11C 3 आएगा एक, उसके बाद x, तो x हो गया माइनस 3/2 इंटू 1/2 का पावर में हो जाएगा r, तो 3 ही होगा। सॉरी यहाँ पे 3 था, तो 3 कैंसिल हो गया, तो ये तो निगेटिव में आ रहा है। 11C3 इंटू हो जाएगा मतलब 1/8 हो गया। अब उसके बाद T4 प्लस 1 निकालते हैं। T4 प्लस 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11C4 और माइनस ये 3/2 फिर 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 4, तो 11C4 इंटू 3 कैंसिल, तो 1/16 हो गया। तो ये दोनों होना चाहिए। तो ये दोनों जो है किनका किनका सही था वो देख लेते हैं। तो ये जो है आपका सही था, एक मिनट देख ले, 11C4 2 का पावर कितना आया था 16 है, 2 पावर 4। तो ये सब का आंसर गलत क्यों आ रहा था, क्या प्रतीक? सर 2 पावर 11 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। हाँ सर। अच्छा सॉरी, हाँ ये तो ये हुआ, अभी तो बचा हुआ है ना, उससे मल्टीप्लाई करना है, सही बोले। चलिए अब जो आएगा ग्रेटेस्ट टर्म, चलिए तब तो ठीक है, सब समझ ही रहे। तो ग्रेटेस्ट टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 पावर 11 से। तो एक तो हो जाएगा 2 माइनस 11C3 2 पावर 11 इंटू 2 पावर -3, तो एक हो गया माइनस 11C3 2 पावर 8 हो गया। और दूसरा क्या होगा, ये फर्स्ट सेकेंड क्या हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्या था 11C4, तो 11C4 इंटू 2 पावर 11 इंटू 2 का पावर -4, तब तो चलिए सही था। तो देख लीजिए सब क्या समझे कि नहीं समझे, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे भी तो बताइए। सब समझ गए? तो चलिए, तो इस हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। एक क्वेश्चन चलिए और दे देते हैं, बनाइए आप लोग, एक क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो अब बताइए इसका क्या होगा, 5 + 2y होल टू द पावर 17 और x इक्वल, सॉरी x नहीं है y, इसमें y आपको गिवन है 1/2। इसका आंसर बताइए क्या होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल कोएफिशिएंट व्हेन y = 2। इसको ट्राई करिए। तो पहले m निकाल लिए, तो m निकालेंगे तो m का फॉर्मूला क्या हो गया, तो पहले तो इसको इस फॉर्म में 5 पावर 17 हटाना होगा ना, तो इसको हटा देते हैं, तो 1 + 2/5 y पावर 17 आ गया। तो यहाँ पे mod x लेंगे तो 2/5 इंटू 2, तो एक डायरेक्ट अगर लिख दें तो mod x कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 1/2, 1/5, तो 1/5 इंटू n + 1, तो 17 है तो ये 18 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये mod x + 1 तो 1/5 + 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लें तो m की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 18 और ये 5 6, तो मतलब 3, ठीक है ना, क्या 3 आया था सबका? हाँ तब तो ठीक है, प्रतीक आपका भी, हाँ आपका भी तब सही हो गया, तब तो विशाखा, यशप्रीति, प्रतीक आप सबका सही है, श्लोका आपका भी सही है,
केवल विवेक और कनिष्क, आप लोगों का क्यों गलत आया सो बताइए। सर हम लोग 5, सर हम 5 बाहर नहीं लिए। अच्छा, 5 बाहर नहीं लिए थे इसीलिए। फिर भी आंसर तो आना ही चाहिए, आंसर ऐसी बात तो नहीं है कि गलत होना चाहिए। चलिए तो अब इसको तब इसके आगे तब समझ कनिष्क हो जाएगा कि इसके आगे बता दें। सर एक बार बनाइए इसको। अच्छा चलिए, तो आपका आ गया m की वैल्यू 3 आ गया, तो t3 निकालेंगे तो हो गया t2 + 1। इसको अगर निकालेंगे तो अब यहाँ पर हमको ऐसा लिखना पड़ेगा 1 + 2/5y, तो 1 + 2/5y का पावर 17 है। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो एक काम करते हैं, पहले ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वो 5 पावर 17 यहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, 17c2 और ये तो 1/5 हो जाएगा, तो 1/5 का पावर कितना हो जाएगा, तो r होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 17c2 5⁵ 15। तो एक आंसर तो ये आएगा। क्या कनिष्क अब समझे? यस। दूसरा आ जाएगा 4, तो ये 3 + 1, तो डायरेक्ट अगर लिख दें तो 5 पावर 17 यहीं पर लिख लीजिए, फिर 17c3 1/5 का पावर 3, तो ये होगा 17c3 5 का पावर 40। तो यही दो आंसर होगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए, याद रखिएगा, इस तरह से हम ग्रेटेस्ट निकालते हैं। अब आगे बढ़ा दें, तो ग्रेटेस्ट का बहुत हो गया, आप लोग ट्राई करिएगा। अब जो है देख लीजिए क्या करेंगे, तो अब इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे कि आपको प्रूफ करना है, सो दैट द इंटीग्रल पार्ट of 5 + 2√6 पावर n इज ऑड। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे कि आपको प्रूफ करना है कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो ऑड आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बता ही देते हैं कैसे होगा, या कोई जानते हैं बताएंगे, कोई ये सब जानते हैं कुछ? तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें इंटीजर पार्ट भी आएगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट भी आएगा, तो i + f लिख लेंगे। उसके बाद ये क्या है, तो 5 + 2√6 होल टू द पावर n, और इसको अगर हम माइनस करें 5 - 2√6 होल टू द पावर n, तो यह एक फ्रैक्शन होगा जिसको f' से लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि 5 - 2√6 जो है एक फ्रैक्शन होगा ओनली, उसमें इंटीजर होगा ही नहीं। क्या ये बात सबको आ रही है समझ में, या नहीं समझ रहे? नहीं सर। हाँ, तो चलिए वो भी बता देता हूँ। एक्चुअली देख लीजिए कि 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6 इसका प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहाँ से 5 - 2√6 इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 1/5 + 2√6। अब समझ में आया कि अब ये फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 1/1 से बड़ा नंबर है तो वो फ्रैक्शन ही होगा ना। ठीक है प्रत्येक, सर तो ये -n आना चाहिए ना पावर। हाँ तो फ्रैक्शन का पावर कुछ भी करेंगे तो वो फ्रैक्शन ही आएगा ना। क्या समझे? अगर 5 Yes. - 2√6 आपका फ्रैक्शन है तो उसका पावर आप कितना भी रखिए वो आपका फ्रैक्शन ही आएगा। इसीलिए जब माइनस वाले को हमने एक दूसरा फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया। क्या कनिष्क समझे? यस सर। श्लोका आपको सर आया? पहला वाला जो है उसमें इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों आ सकता है। क्यों नहीं आएगा? 5 देते 1 से बड़ा है ना, 5 + 2√6 ज़्यादा है।
इसमें तो दोनों आएगा। सर फ्रैक्शन किसके वजह से सर आएगा, जो कोफिशिएंट है उसके वजह से? हाँ, इरेशनल टर्म है ना √6, हाँ सर। तो उसके बाद फ्रैक्शन भी आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो इसलिए मैंने लिख लिया कि जब प्लस होगा तो इंटीजर भी होगा, फ्रैक्शनल भी होगा, लेकिन जब माइनस करेंगे तो ये फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए होंगे? किन्हीं को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बता दीजिए। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2, अब इन दोनों को ऐड करिए। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, I प्लस एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू 5 प्लस 2√6 पावर n और 5 माइनस 2√6 होल टू द पावर n। अब इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ, पहला टर्म बचेगा जो 5 पावर n बचेगा, सेकेंड टर्म कैंसिल ही हो जाएगा, थर्ड टर्म बचेगा, तो थर्ड टर्म क्या होगा, NC2 5 का पावर n-2 और 2√6 का होल स्क्वायर। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही, सो बताइएगा। कि देखिए नो सर। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो मतलब आप ये समझिए कि a प्लस बी पावर n और a माइनस बी पावर n, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 a टू द पावर n प्लस NC2 a n-2 b स्क्वायर। क्या ये बातें समझ में आ रही है या ये भी नहीं आया, सो बताइए। क्या ये समझ में आ रहा है कनिष्क, कि लिख के पूरा बताएं? सर 2 इंटू हो हाँ जाएगा। हाँ, ट्वाइस ना होगा। अच्छा चलिए, मैं देखिए, अगर आपको मैं ये बताऊं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, तो प्लस करने पर क्या क्या आता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस आता है ना। ऐसे अगर क्यूब कर दीजिए हाँ। तब भी आएगा, आएगा। यस। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, 3ab स्क्वायर। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब मेन ये था कि आप ये समझिए ना कि अगर हम, ये तो हमने सिंपल में बताया, अगर हम इस तरह से बोले कि a प्लस बी होल टू द पावर n, तो ये क्या हो गया, NC0 a टू द पावर n प्लस NC1 a पावर n-1, फिर b NC2 a पावर n-2 b स्क्वायर। तो अब माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, NC0 a टू द पावर n माइनस NC1 a n-1 b, फिर NC2 a n-2 b स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या कनिष्क, अब समझे? यस सर। तो इसीलिए हमने लिख दिया ट्वाइस। ठीक है, यहाँ सर हाँ बोलिए। सर वो वाले पेज में, हाँ इसी पेज में ना, पिछला वाला जो सर लिख। अच्छा एक मिनट, इससे ये इसमें बोल रहे हैं क्या? सर जिसमें आप एग्जांपल नहीं दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये पेज, हाँ। तो सर इसमें जो सेकंड वाला है उसमें बचेगा a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब बचेगा और यहाँ पे 3, अच्छा एक मिनट है, यहाँ पे होल क्यूब है, ये तो यहाँ पे ये गलत हो रहा है, पहले एक मिनट, ये बचेगा तो क्या हो गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, और यहाँ -3 है वो तो कैंसिल होगा, तो प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ प्लस 3ab स्क्वायर, हाँ वही बचेगा। क्यों ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ? हाँ सर यस। चलिए ठीक, तो अब देखिए ये आ गया। तो अब ध्यान से देखिए, तो ये पूरा जो है ये भी इंटीजर ही है, तो इसको 2 ऑफ इंटीजर, जहाँ पर k क्या है, एक इंटीजर है,
या k बिलोंग्स टू लिख दीजिए इंटीजर, ठीक है ना। तो k क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए, ये तो समझ गए होंगे सभी। अब एक चीज देख लीजिए, i प्लस, अब यहाँ भी 2k इंटीजर है, तो f प्लस एफ डैश, ये f प्लस एफ डैश जो है किसके किसके बीच में होगा, 0 से 2 के बीच में होगा, तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो i इक्वल टू क्या हो गया, 2k माइनस 1। तो 2k माइनस 1 क्या है, ऑड इंटीजर। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि ये क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर। तो आगे क्या समझ में आया या नहीं समझ, प्रत्येक समझे। सर ये लास्ट स्टेप कैसे बताइएगा? लास्ट में बता दिए कि देखिए i भी इंटीजर है और यहाँ 2k भी इंटीजर है, और इस तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या होगा, f प्लस एफ डैश का इंटीजर वैल्यू, इसका इंटीजर वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ रख दिए, तो ये क्या आ गया, 2k माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी आपका ऑड इंटीजर। तो ये समझ में आया कि सर नहीं। मतलब f प्लस एफ डैश 1 ही होगा वैसे। हाँ, ये मतलब इस तरह में अगर मान लीजिए एक ही चीज़ है ना, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको अगर ऐड करेंगे इस तरह से, तो इसका दोनों का फ्रैक्शन जो होगा वो मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि इन दोनों का n हो 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि करके भी देखेंगे तो आ जाएगा। मान लीजिए कुछ आप ले लीजिए, पावर 4 लेके 5 लेके, इससे अच्छा है कि आप याद रखिए कि मतलब f प्लस एफ डैश क्या होगा, 1 होगा, ऐड कर लेंगे, ठीक है। किन्हीं को और भी क्वेश्चन कुछ पूछना है तो बता दीजिए। आया समझ में, चलिए। क्या स्लो का समझे। हाँ सर। तो एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, देखिए एक चीज, इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन तो इस तरह से नहीं आता है, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, वो हम बताएंगे। तो इसमें याद क्या रखना है, आगे जाके मैं बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे 5 और है 2√6, तो 5 और 2√6 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो 5 अगर बड़ा है तो जहाँ पर इंटीजर पोर्शन बड़ा होगा, याद रखिएगा, जहाँ भी इंटीजर पोर्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे हम फॉर्मूला याद रखेंगे, f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1। ये लॉजिक याद रखिए कि जहाँ भी इरेशनल टर्म छोटा हो और इंटीजर टर्म बड़ा हो, दो टर्म में, तो f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1। क्योंकि अब देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको देखिए ध्यान से। तो वो क्वेश्चन क्या है कि मतलब सो दैट आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, यहाँ पे मतलब सो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5√5 प्लस 11 होल टू पावर 2n प्लस 1 इज इवन, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5√5 ज़्यादा है 11 से, तो इसीलिए जब इरेशनल ज़्यादा होगा इंटीजर से तब तो इवन आएगा, और जब इंटीजर ज़्यादा होगा तो ऑड आएगा। इस केस में आपको ये प्रूफ करना है कि f इक्वल टू एफ डैश, ये ध्यान रखिएगा। इस केस में क्या होगा, f इक्वल टू एफ डैश, और जहाँ पे ऑड था वहाँ पे f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1। तो देखिए, तो यहाँ पे आप प्रूफ कर पाते हैं क्या f इक्वल टू एफ डैश, था कोशिश करिए या हम बता ही दें, सो बोलिए। क्योंकि यहाँ पर चलिए देख ही लेते हैं, बता ही दें, क्योंकि याद रखिएगा ये सब चीज़ों को। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए i प्लस एफ आपका हो गया 5√5 प्लस 11 होल टू द पावर 2n प्लस 1। तो अब यहाँ फिर एफ डैश ले लीजिए, इसका जो माइनस लेना होगा, -11।
2 पावर n। अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, i प्लस एफ माइनस एफ डैश। अब कोई बताएंगे माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटीजर टर्म पहले है, सॉरी इरेशनल टर्म पहले है, वहाँ बाद में था, इसलिए वहाँ पर ऐड करने से क्या हुआ था, सारे इरेशनल टर्म कैंसिल हो गए थे। यहाँ पर इरेशनल टर्म स्टार्टिंग में ही है, तो यहाँ पर कैंसिल करने के लिए हमको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू 2n प्लस 1 C1, ठीक है, 5 रूट 5 का पावर 2n इंटू 11। तो अब देखिए ये इंटीजर टर्म आ गया, तो इसी तरह से हम लिखेंगे, तब ना हम लिख पाएंगे कि ये हो गया 2k, जहाँ पर k इंटीजर है, k बिलोंग टू i। क्या इतना समझे आप लोग या नहीं समझे? तो बताइए क्या करें? यस सर एक बार और बता दीजिए ना। हाँ, हमने क्या बोला कि अब पहले तो प्रूफ करना है कि इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, इवन होगा। तो हमने क्या i प्लस एफ लिखा और यहाँ एफ डैश लिखा। अब इन दोनों को प्लस करें कि माइनस करें कि आपका RHS में सारे टर्म इंटीजर आ जाएंगे, तो वो आपको लिख के देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में इरेशनल है, तो जब फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे तब तो फर्स्ट टर्म रह जाएगा, हमको फर्स्ट टर्म ही हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो RHS में सारे इंटीजर बच जाएंगे। क्या अब समझे? हाँ सर। तो अब यहाँ से देखिए कितना आसान है। तो यहाँ से अब क्या हो गया, सर यहाँ क्या लिखें? एक मिनट रुकिए, कहाँ पे बोल रहे हैं सर 2 इंटू 2n फिर टू क्या एन, अच्छा 2n प्लस 1 होगा ना। यहाँ पे देखिए एक चीज असल लिखने के टाइम में रुक जाइए, गलत हो जाता है। 2n प्लस 1 C1 ये था, 2n प्लस 1 C1। हाँ ठीक है, अब जो है यहाँ इसका मतलब अब i प्लस एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू इंटीजर है, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, एफ माइनस एफ डैश का वैल्यू 0 होगा, तो i इक्वल टू k होगा। व्हेन यहाँ पर लिख दीजिए एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या होगा, f इक्वल टू एफ डैश। तो ये दो लॉजिक याद रखेंगे, तो इस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे बन जाएंगे। कि अगर आपका क्या आएगा, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, कि अगर आपका इंटीग्रल टर्म इवन आ रहा है, या आप ऐसे याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में अगर इरेशनल है, या सॉरी स्टार्टिंग छोड़िए, अगर इरेशनल टर्म बड़ा है तो क्या करना है आपको, f इक्वल टू एफ डैश, ये फॉर्मूला याद रखना है। और अगर इरेशनल टर्म छोटा है तो f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1। ये इस पे लॉजिक पे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या सबको समझ में आई बात या प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। चलिए अब देखिए इस पे क्वेश्चन देता हूँ, अब वो बनाइए आप लोग। अब आएगा क्वेश्चन, ये दोनों तो थ्योरी था। अब देखिए क्वेश्चन अगर हम दे दें कि लेट let r इक्वल टू 6 रूट 6 प्लस 14 टू द पावर 2n प्लस 1, ठीक है, एंड f इक्वल टू r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर r। और यहाँ पे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर याद रखिएगा, ये लिखा रहता है तभी होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दें कि ये जो है GIF, इसको याद रखिए, GIF हो गया। देन आपको क्या करना है, RF क्या होगा ये बताना है। बताइए RF की वैल्यू क्या होगी। R दे दिया है और F बता रहा है फ्रैक्शनल पार्ट है, ये बता रहा है। देन RF इक्वल टू क्या होगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट।
क्या आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? सर RF कोई कांस्टेंट आएगा या फिर RF ऑड? या हाँ कुछ कांस्टेंट आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा। n के टर्म में लेकिन आएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो देखिए कितना आसान से बनेगा, आप लोग इतना टाइम लग गया, देखिए कितना आसान से बनेगा। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इरेशनल टर्म क्या होगा, बड़ा है। इरेशनल टर्म बड़ा है तो f इक्वल टू क्या होगा, f डैश। तो इसका मतलब आपको आर एफ डैश निकालना है। इसका मतलब 6√6 प्लस 14 टू द पावर 2n प्लस 1, और यहाँ पे 6√6 माइनस 14, यही तो कैलकुलेट करना है आप, बस जो आएगा वही आंसर। देखिए आंसर आपका क्या आ रहा है, प्रतीक ये तो नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, नहीं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6√6 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर का पावर 2n प्लस 1, तो ये हो गया 216 और ये हो गया 196, तो इसका आंसर आ गया 20 का पावर 2n प्लस 1। तो क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे, सो बताइएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कनिष्क? यस फिर सुन लीजिए, हमने बताया था कि अगर इरेशनल पार्ट ज़्यादा हो तो f इक्वल टू क्या होगा, f डैश होगा। तो आपको RF तो बोला था निकालने, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, RF डैश। ठीक है, इस सब का क्वेश्चन देख के इनसे पता चलेगा RF डैश। तो मतलब R तो वही दिया ही हुआ, F डैश क्या था उसका माइनस, तो उसके माइनस को लिख करके सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको बनाइए तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए इफ 7 + 4√3 पावर n इक्वल टू s + t, ठीक है, वेयर s and t आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर्स, ठीक है। उसके देन आपको बताना है 1 माइनस टी, अच्छा आर एस टी तो वेयर एस एंड टी आर पॉजिटिव इंटीजर, ना ये गलत हो रहा है, ये तब तो नहीं होगा, क्वेश्चन में इग्नोर रहिए, ये जो है इस हिसाब से होगा कि s जो है वेयर s, s जो है तो s होगा, s इज पॉजिटिव इंटीजर, और t जो है एंड t जो है सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट यहीं पर लिख लीजिए। देन आपको बताना है 1 माइनस टी और s प्लस टी, ये कितना होगा ये बताइए। कि 7 + 4√n s और t है, वेयर s जो है पॉजिटिव इंटीजर है और t है फ्रैक्शनल, मतलब वही है i + f समझ लीजिए। देन 1 माइनस टी इंटू s + t क्या होगा। क्या क्वेश्चन सबको आ गया समझ में या नहीं समझे, सो बताइएगा। क्वेश्चन सबको आया समझ में?
क्या करने समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नो सर। नहीं समझे? नो सर। अच्छा अच्छा, प्रतीक आपको आया समझ में क्वेश्चन? यस सर, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। और श्लोका आपको आया? नो सर। क्वेश्चन नहीं आया समझ में। विवेक आपको आया समझ में? यस सर। आपको आ गया। विशाखा आपको? नो सर। क्या यस बोले या नो बोले? नो सर। अच्छा, नो बोले। चलिए ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन ये बता रहे, चलिए तो था हम डिफिकल्ट वे में लिख दिए। क्वेश्चन जो है इस तरह से समझिए कि ये बोला है क्या कि 7 + 4√3 का पावर जो है n, इसी का पावर क्या है? n है। इस ये तो आपका i + f है। अब समझ लीजिए i हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, f हो गया फ्रैक्शन। ठीक है। तो बोला है क्या, देन आपको सिंपल बताना है 1 - f इंटू आई प्लस एफ क्या होगा। बस सिंपल क्वेश्चन ये है, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। कि ये हम बोले ही थे कि मतलब 7 + 4√3 पावर n इंटीजर भी होगा फ्रैक्शन भी होगा। तो अब आपको बताना है 1 - f इंटू आई प्लस एफ क्या होगा। क्या कनिष्क अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम है? हमको लगता है ये टॉपिक नहीं समझ में आया ना क्या कनिष्क? ये वाला नहीं सर समझ में आ रहा टॉपिक। ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। चलिए तो इस टॉपिक को क्या किया जाए। और प्रतीक आपको समझे कि नहीं समझे ये टॉपिक? देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, आप सोचिए इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा समझिए कि इसमें ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है। ये इतना इजी टॉपिक है कि अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो देखते ही आंसर आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो देख लीजिए। क्योंकि देख लीजिए इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरह से। हाँ प्रतीक आपका आंसर तो आ गया, आप तो समझ गए इसका मतलब। देखिए इसमें क्या है, आपको बस 2 तरह के टर्म होंगे। एक में होगा जिसमें इरेशनल टर्म बड़ा होगा, एक में होगा जिसमें इरेशनल टर्म छोटा होगा। किससे? इंटीजर वाले। क्योंकि 2 तरह के टर्म होंगे, एक इंटीजर होगा और एक हो जाएगा इरेशनल टर्म। ठीक है ना, एक इंटीजर में आ जाएगा, एक आपका इंटीजर फ्रैक्शन, दोनों मिला के आएगा। तो आपको ये चेक कर लेना है पहले। अगर प्रूफ करना है तो इस तरह से करेंगे। अगर मान लीजिए पैकेज में हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन दे देगा कि इसका इंटीजर पार्ट इवन होगा, इसका इंटीजर पार्ट ऑड होगा, तब तो आपको इस तरह से निकालना होगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, अब वो हमने दिखा दिया है कि आप अगर जब भी सॉल्व करेंगे तो जहाँ पर भी इरेशनल टर्म छोटा होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा गिवन क्वेश्चन का, मतलब हाँ जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा गिवन क्वेश्चन का वो और उसका डिफरेंस का जो आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है अगर इरेशनल टर्म छोटा हो तो। ठीक है। और अगर इरेशनल टर्म बड़ा हो जाए जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है, तब उस केस में इसका इंटीजर पार्ट इवन होगा। ठीक है। और इस केस में जो ये टर्म है इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा और इसके डिफरेंस का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो दोनों इक्वल होगा। बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये आप समझ में आ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते बना सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, 6√6 + 14। ठीक है ना, तो 6√6 + 14। अब यहाँ पर क्या है, इरेशनल टर्म बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर f = f' होगा। इस पॉइंट को लिख लीजिए कि अगर इरेशनल टर्म बड़ा है तो f = f' होगा। तो आपको यहाँ पे RF निकालने बोला था, तो RF'। अब देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं कि कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। अगर आपको RF दिया हुआ है तो आपको देखिए सिंपल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ये सब बहुत जल्दी बनेगा। तो आपको देखिए निकालना तो दोनों का मतलब क्या है, प्रोडक्ट है।
जो गिवन है उसका और जो डिफरेंस का आएगा उसका, इनों का प्रोडक्ट ही निकालना है। तो जिसमें इरेशनल टर्म ज़्यादा होगा वहाँ पे आर एफ करके निकालने देगा, जिसमें आपका इरेशनल टर्म छोटा हो जाएगा वहाँ पर इस तरह से पूछेगा 1 माइनस एफ और आई प्लस एफ, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा वहाँ पर। इसलिए हम बोले कि बहुत ईजी टॉपिक है, इसको ज़्यादा ये नहीं कि मतलब क्या है, जो हमने बताया कि क्या याद क्या रखना है उस हिसाब से देखिएगा, सारे क्वेश्चन पैकेज का बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह क्वेश्चन सब मेंस में पूछे जाते हैं, एडवांस में तो है नहीं। तो फिर भी लेकिन बहुत ही आसान है ये, अगर आते हैं, क्योंकि यहाँ के टेस्ट में भी आते हैं, तो बहुत ही आसान है। आपको बस एक चीज़ चेक कर लेना है कि इरेशनल टर्म बड़ा है या छोटा है। अगर इरेशनल टर्म छोटा है तब तो f प्लस एफ डैश इक्वल टू 1, और अगर बड़ा है तो f इक्वल टू एफ डैश। बस ये 2 रूल याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्या अब कुछ समझ में आया कनिष्क की? अभी भी कुछ डॉटी लग रहा है? आ रहा है सर। हाँ, तो इसको आप लोग याद रखिएगा और देख लीजिए। क्या विशाखा समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। चलिए, श्लोका आपको? सर थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो देखिए आप कितना आसान हो जाएगा था, देखिएगा, सोचिएगा इस पर, क्योंकि कुछ नहीं है ये टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक है। बस आपको देखिए अब यहाँ पर जब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये डिफरेंस है, तो लिख दीजिए 7 माइनस 4√3, और ये तो प्लस का है तो इसको प्लस लिख लीजिए। तो क्वेश्चन वही डिफरेंस मतलब इसी टर्म में पूछता है, कोई आज़ाद नहीं। अब देखिएगा पैकेज में, इसीलिए बस सिंपल आप याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे पावर, तो इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो चलिए इतना आज रहने देते हैं, फिर कल तो क्लास है ही, आप लोग तब तक ट्राई करिए। अब रह गया मल्टीनोमियल थ्योरम और उसके बाद सीरीज सब भी है, तो कल के क्लास में पहले तो हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो आज इतना ही, सब आराम से देखिएगा, इसका देखते हैं, वीडियो भी शाम तक अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और फिर भी थोड़ा कोशिश करिए, अगर प्रॉब्लम होता है तो बता दीजिएगा, हम समझा देंगे फिर से इसको क्या करना है, कैसे इसको याद रखना है। मेन टारगेट हम लोग का क्या है, एग्जाम में बन जाए, क्वेश्चन इससे हो जाए। तो क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया क्या करना है, इसको बस लिख करके रखिए, इस तरह क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को बाय।